डॉक्टर सपना गुंदेवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे पेशेंट हैं, अनीता, वाइफ ऑफ पीयूष। उनके कुछ क्वेश्चंस थे जिन क्वेश्चंस के मैं आंसर करना चाहती हूँ, और वो जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस हैं और हर पेशेंट के मन में रहते हैं। जितनी भी गर्भवती महिलाएं रहती हैं उनके और उनके घर वालों के मन में जो क्वेश्चंस रहते हैं उनके रियली मैं आज आंसर करना चाहती हूँ। तो पीयूष जी, आप मुझसे क्या पूछना चाहते थे? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए यहाँ आए थे, बट कुछ प्रॉब्लम के कारण जैसे मैगोनियम वाला केस था, तो वो क्यों होता है और क्या नेक्स्ट डिलीवरी में चांसेस हैं क्या कि ऑपरेशन के जगह नॉर्मल हो सकता है? डेफिनेटली। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मेकोनियम की वजह से सिजेरियन सेक्शन उनका नॉर्मल डिलीवरी के लिए आया था। डेफिनेटली हर पेशेंट और उनके अटेंडेंट नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं। इनफैक्ट मैं भी हर पेशेंट की नॉर्मल चाहती हूँ, लेकिन नॉर्मल नहीं होने के और सिजेरियन के बहुत सारे कारण होते हैं। आपके इसमें जो कारण था वो मेकोनियम था। मेकोनियम यानी बच्चे ने पेट में लेटन कर ली थी। वो हमें पता कैसे पड़ा? जब आप आए थे तो आपको पेन ज़्यादा नहीं थे, बस आपकी पानी की थैली फूट गई थी, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड ड्रेन होने लगा था आपका। वो कैसे आपको पता पड़ा कि एकदम पानी जाने लगा? आप जब हॉस्पिटल में आए तो हमने चेक करा कि आपका बच्चादानी का मुंह कितना खुला, यानी सर्विक्स का डायलेटेशन कितना। तो जब डायलेटेशन हमने चेक किया तो 1 फिंगर था। 1 फिंगर यानी समझ लीजिए 1 या 1.5 सेंटीमीटर। और नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए जो बच्चादानी का मुंह खुलना चाहिए वो होता 10 सेंटीमीटर। तो अब 1 सेंटीमीटर खुला था और सर्विक्स भी मोटा था, मतलब इफेसमेंट नहीं था। इफेसमेंट क्या होता है? बच्चादानी का मुंह जब सॉफ्ट हो जाता है, पतला पड़ जाता है, तो उसको इफेसमेंट बोलते हैं। और जिस पेशेंट का एकदम ही मोटा मुंह, कड़क मुंह रहता है, नरम नहीं पड़ता, उसको हम अनइफेस्ड सर्विक्स बोलते हैं। बेसिकली आपका अनइफेस्ड सर्विक्स था, ओनली 1 फिंगर एडमिट हो रहा था और लीकिंग था, और उसके साथ एकदम ग्रीन पानी था। तो जैसे ही आप आए हमको पता पड़ा कि आपके बच्चे ने पॉटी कर दी है। तो पॉटी कर दी है तो जनरली अगर बच्चा लेटरिन कर लेता और वही पानी उसके आसपास सराउंडिंग में रहता है तो वो उसके फेफड़ों में जाके निमोनिया करने के चांसेस रहते हैं और बच्चे की जान को खतरा होता है, वो रिस्की होता है। अब उसमें मेकोनियम के साथ भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अगर सपोज किसी पेशेंट का डायलिटेशन यानी कि बच्चादानी का मुंह सपोज 7-8 सेंटीमीटर खुल गया है और बच्चादानी का मुंह एकदम पतला हो गया है, तो हमें पता है कि अब पूरा खुलने में 7-8 सेंटीमीटर के बाद 10 सेंटीमीटर होने में 1 ही घंटा लगेगा। और बच्चे की धड़कन हम मीनवाइल सीटीजी में चेक करते हैं तो हमें लग रहा है कि सही आ रहे हैं। इन दैट सिचुएशन हम पेशेंट को एक बार रिस्क एक्सप्लेन कर देते हैं कि थोड़ा रिस्क तो रहेगा, बच्चे को एनआईसीयू में रखना पड़ सकता है कांच की पेटी में, लेकिन उसके साथ भी हम बेबी को हो सकता है कि सर्वाइव कर पाएँ। तो जब पेशेंट इस चीज़ के लिए एग्री हो जाते हैं तो फिर हम लोग ट्राई करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। 7-8 सेंटीमीटर मुँह खुल चुका है, हम उसका फिर डायलिटेशन के लिए जल्दी इंजेक्शन और बॉटल देते हैं जिससे जल्दी मुँह खुल जाता है और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ऐसे मैंने बहुत सारे पेशेंट्स कर चुकी हूँ मैं डिलीवरी जिनकी मेकोनियम था यानी पॉटी करी हुई थी लेकिन नॉर्मल डिलीवरी करी, लेकिन उनका ये था कि हेड एकदम नीचे था, डायलिटेशन बहुत अच्छा था, बच्चे की धड़कन अच्छी चल रही थी। ये सारी चीज़ों के साथ कुछ हमने भी ट्रीटमेंट दिया कि जल्दी मुँह खुल जाए और बच्चे को ऑक्सीजन मिलते रहे, उसके लिए हम पेशेंट को ऑक्सीजन लगाते हैं, फ्लूइड देते हैं और नॉर्मल डिलीवरी करवा देते हैं। लेकिन आपकी सिचुएशन में ऐसा था कि 1 फिंगर था, इफेसमेंट भी नहीं था, तो पूरा 10 सेंटीमीटर खुलने में 10 घंटे लगते, वो भी पेन्स अच्छे आते तो, क्योंकि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उसमें डायलिटेशन होता है यानी सर्विक्स का मुँह खुलता है, और तब हमारा जो मुंह था वो 1-1.5 सेंटीमीटर था। तो 10 घंटे तक मैं अगर इस बच्चे को लेटरिन के ही पानी में रहने देती तो डेफिनेटली बच्चे को बहुत रिस्क हो जाती, मतलब 10 घंटे के बाद भी और 2 घंटे डिसेंट होने में लगते, तो 12 घंटे तक अगर बच्चे को अपन मेकोनियम में रखते तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता। आज हमारे हाथ में बेबी है, लेकिन अगर इतने घंटे हम मेकोनियम में रखते तो हो सकता है बेबी हमें नहीं मिलता है, अच्छा नहीं मिलता, तो पॉसिबिलिटी थी। ऐसा कहीं पेशेंट में हो भी चुका, इसलिए वो रिस्की था। नेक्स्ट डिलीवरी जो आप नॉर्मल के लिए पूछ रहे हैं तो नॉर्मल डिलीवरी डेफिनेटली हो सकती है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी में अगर इनका बच्चादानी का मुंह इफेसमेंट हो जाता है यानी सर्विक्स पतला हो जाता है, बच्चादानी का मुंह खुलने लगता है, दर्द आने लगते हैं, सिर नीचे आ जाता है और मेकोनियम ना करे, 1 फिंगर में ही फिर से मेकोनियम कर लेगा तो फिर डेफिनेटली चांसेस नहीं रहेंगे। अगर उस टाइम मेकोनियम या पॉटी नहीं करेगा, धड़कन अच्छी चलती रहेगी तो फिर नॉर्मल डिलीवरी के चांस बन सकते हैं। ऐसा हुआ है मेरी खुद की फर्स्ट सिजेरियन के बाद सेकंड नॉर्मल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि मेकोनियम का जो केस होता है जो बच्चे पॉटी जो कर देता है वो क्यों करता है और क्या अपन उससे पहले बच सकते हैं कि ये अपन सिचुएशन रखें तो इससे
बच्चा पोटी ना करे? एक्चुअली मिकोनियम क्यों करता, मिकोनियम करने के 100% रीजंस नहीं पता। सपोज अगर मैं 10 पेशेंट ले लेती हूँ जिनके बच्चों ने पॉटी करी थी, तो 10 में से 7 केसेस या 6 केसेस तो मुझे पता रहेंगे, एक टेंटेटिवली मुझे एक डाउट रहेगा कि इनका बच्चा मिकोनियम कर सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ हाई रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमें पता रहता है कि इस पेशेंट के बच्चे में मिकोनियम हो सकता है, लेकिन फिर भी 30% केसेस में ऐसा होता है कि नहीं पता होता कि क्यों मिकोनियम किया। तो कौन सी वो कारण है जिनकी वजह से मिकोनियम करने के चांसेस है, तो वो वैसे पेशेंट्स हैं जिनका एक तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, एंटीनेटल पीरियड में प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, दूसरा मदर को डायबिटीज़ हो, या फिर थायराइड हो, या मोटी पेशेंट हो, ओबेसिटी हो, या फिर पानी की कमी हो, या फिर बच्चे को ब्लड का फ्लो कम मिल रहा हो। अपन सोनोग्राफी करवाते हैं तो उसमें पता पड़ता है कि बच्चा कलर डॉपलर जब करवाते हैं तो उसमें पता पड़ता है कि बच्चे की जो ब्लड फ्लो मिल रहा है उसकी नली संकुचित है, मतलब पतली है, जिसकी वजह से उसको ब्लड फ्लो कम मिल रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स में जिनमें बच्चे को ब्लड का फ्लो कम मिलता है, बच्चा कमज़ोर होता है, सोनोग्राफी में आता है कि वजन कम है, ब्लड फ्लो कम मिल रहा है, कमज़ोर बच्चा, जितना गेस्टेशन एज है उस हिसाब से जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं है, उससे कम है, उन बच्चों को IUGR ग्रोथ है। और कलर डॉपलर डिरेंज होने का यही मतलब होता है कि उसको ब्लड फ्लो मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स में एक तो रिस्क रहती है। बाकी जो मोटे पेशेंट, डायबिटिक, थायराइड और जिनको पानी की कमी वाले भी पॉटी इसलिए कर देते हैं क्योंकि जब पेन्स आते हैं, ऐसे तो आप पानी की कमी है तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, बच्चा आराम से लेटा है कम पानी में, लेकिन जब दर्द आते हैं, पेन्स आते हैं, तब पेन्स में जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो कुशन इफेक्ट रहता है पानी का, एमनियोटिक फ्लूइड तरल पदार्थ रहता है, तो बच्चा एकदम उससे कंप्रेस नहीं होता है, तो उसको डिस्ट्रेस नहीं होता है। लेकिन जैसे ही पेन्स आते हैं और पानी की कमी है तो उस टाइम वो बच्चा पेन बियर नहीं कर पाता और उसको डिस्ट्रेस होने की वजह से, क्योंकि कंप्रेशन इफेक्ट आता है, लुब्रिकेटिंग इफेक्ट कम हो जाता है, शॉकिंग इफेक्ट कम हो जाता है, शॉक एब्जॉर्प्शन वाला जो कैपेसिटी एमनियोटिक फ्लूइड की है वो कम हो जाती है। तो ऐसे बच्चे जनरली मिकोनियम पास करते हैं ड्यूरिंग लेबर। कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है कि विदाउट लेबर, मतलब पेन्स आए ही नहीं और पेट में ही बच्चे ने पॉटी कर ली, पेशेंट को भी नहीं पता, डॉक्टर को भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि पानी थोड़ा कम था, बच्चे को पता नहीं, ब्लड फ्लो भी कम मिल रहा था, कमज़ोर बच्चा था, वो और लंबे समय को नहीं खींच सकता था, तो वो पॉटी कर लेता है और अंदर ही बच्चे ख़त्म भी हो जाते हैं। ऐसे भी केसेस होते हैं जो अंदर ही मर जाते हैं बच्चे, जब हमारे पास आते हैं धड़कन नहीं मिलती, पेशेंट को ऐसा कैसे हुआ। तो ज़्यादातर केसेस में ये वही बच्चे होते हैं जिनकी मदर को BP या बच्चे को ब्लड फ्लो कम मिलना या पानी की कमी होना, ओबेसिटी अपने आप में एक फैक्टर है। ये है कि आपकी पेशेंट को कुछ भी नहीं था, ना ब्लड प्रेशर था, ना थायराइड था, ना शुगर था, ना मोटी थी, ना BP कम था, ना ब्लड फ्लो डिलेज था, ना IUGR था, कोई भी कारण नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी आपके बच्चे ने लेट इन कर दी। तो आप उन्हीं 30% या 40% पेशेंट्स में जिनमें पता नहीं रहता है कि क्यों मिकोनियम हुआ। मैम जो ये थैली फूटने का कारण था, जैसे वाटर जो आ रहा था, वो क्या कारण से? हाँ, लीकेज, आपकी जो मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, इसको बोलते हैं हम प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्रॉम बोलते हैं हम इन शॉर्टकट। तो प्रॉम का मतलब होता है कि आपकी थैली को आइडियल सिचुएशन में जो फूटना चाहिए वो 7-8 सेंटीमीटर में या 5-6 सेंटीमीटर में जब इतना डायलेटेशन हो जाता है तब जनरली एमनियोटिक फ्लूइड की थैली फूटती है ज़्यादातर पेशेंट में। इफेसमेंट भी अच्छा हो जाता है, डायलेटेशन भी अच्छा हो जाता है। या कभी कभी नहीं फूटता तो हम लोग आर्टिफिशियली उसको रप्चर करते हैं, कभी कभी तो मिकोनियम देखने के लिए करते हैं और कभी कभी हम ऑगमेंट करने के लिए, मतलब पेन्स जल्दी हो जाए और जल्दी, क्योंकि थैली के फूटने से पेन्स आते हैं तो उससे प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं, तो कभी कभी हम थैली फूटते हैं और कभी फूटती है, तो जो नेचुरल होती है वो इतने पे होता है। लेकिन आपका क्या हुआ, आपका 1 सेंटीमीटर में ही थैली फूट गई थी। इसका रीज़न वैसे कई बार अननोन रहता है, नहीं पता रहता, लेकिन फिर भी मैक्सिमम केसेस में हम ये मान के चलते हैं कि जो आपकी थैली है उसका जो टिश्यू है दैट इज़ नॉट गुड, वीक टिश्यू है, कोलेजन टिश्यू की कमी रहती है, कोलेजन फैक्टर की कमी होती है, या कभी कभी इन सब की कमी अगर नहीं भी हो तो पेशेंट को कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होगा तो भी थैली फूट जाती है। वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है, गट फ्लोरा हो सकता है, ओरल माउथ कैविटी का फ्लोरा हो सकता है, या कभी कभी वेजाइनल इन्फेक्शन से भी पानी की थैली फूट जाती है। और कई बार ये कुछ नहीं रहता तो भी किसी की चूँकि थैली कमज़ोरी होती है, उसमें कोलेजन टिश्यू कम रहता है तो वो रप्चर हो जाता है। जैसे आपने बताया कि बच्चा का 1 सेंटीमीटर ही खुला, हाँ। तो उसको ज़्यादा खोलने के लिए पहले से प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? हाँ, बच्चादानी का मुंह तो बेसिकली क्या होता है ना, प्रेशर से खुलता है। ये अगर बच्चादानी का मुंह है 4 सेंटीमीटर और ये एकदम बंद है, और ये अगर सपोज मेरा हेड है
तो हेड जब नीचे आता है और उसका प्रेशर पड़ता है तो ऑटोमेटिकली नेचुरल प्रोसेस होता है कि सर्विक्स का इफेसमेंट होता है। मतलब इफेसमेंट होना मतलब एकदम पीछे की जगह फ्रंट में आ जाना, सॉफ्ट हो जाना, छोटा हो जाना। सपोज ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो एकदम ये सॉफ्ट हो जाएगा और पतला पड़ जाएगा, तो इतने मोटे से ये इतना पतला हो जाता है, फिर प्रेशर से ये खुलता है। तो इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। हेड का प्रेशर आना और इफेसमेंट होना, हार्मोन जब रिलीज होते हैं आपके, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर ये नेचुरल तरीके से नहीं होता है तो हम लोग आर्टिफिशियली मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन जब पेशेंट एडमिट होता है तो हम लोग कुछ जेल और कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे पहले इफेसमेंट होता है, फिर पेन और कॉन्ट्रैक्शन लाने के लिए हम मेडिसिन देते हैं, कुछ ओरल भी देते हैं, कुछ आईवी भी देते हैं। तो उससे थोड़ा सा डायलिटेशन होता है। लेकिन अगर ये चीज़ क्या होता है ना कि जब पेशेंट का इफेसमेंट अच्छा हो जाता है, सॉफ्ट सर्विक्स हो जाता है, बीच में आ जाता है, तब जब हम दवाइयाँ देते हैं तो उसका असर बहुत अच्छा आता है और जल्दी आता है। और वैसे भी बहुत लंबे समय तक पेशेंट को लेबर में नहीं रखना होता है। हमारा रहता है कंडीशन की 24 आवर्स में हमें डिलीवर करवाना इंजेक्शन के बाद, और बल्कि तो कभी कभी जल्दी करवाना रहता है। तो ये चीज़ हम उस टाइम पर देते हैं जब सारी कंडीशंस फेवरेबल हो, तब हम मेडिसिन देते हैं और मुंह खोलते हैं और दर्द लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इफेसमेंट नहीं है तो उसके लिए पहले से हम कोई प्रिपरेशन नहीं कर सकते। बस आपके पार्ट पे आप ये कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज, स्क्वाटिंग, तो हेड नीचे आ जाए। हेड के नीचे आएगा तो अपने आप प्रेशर होगा और अपने आप थोड़ा सर्विक्स सॉफ्ट हो जाएगा। और बाकी कुछ मेडिसिन, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट वगैरह हम 2-3 दिन पहले से देते हैं जिससे सर्विक्स की सॉफ्टनिंग हो जाए। कुछ डाइट भी मेरे एक दो वीडियो डले हुए हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो 2-3 वीडियोज़ मैंने डाले हैं कि जिससे हमारे सर्विक्स का इफेसमेंट और हेड का डिसेंट हो जाए, ताकि हमें ईजी हो जाए। जैसे हेड एंगेज होने के बाद बच्चा कब तक, किस पीरियड तक हो सकता है? हेड एंगेज यूजुअली 38 वीक्स पे होता है। 40 वीक्स का गेस्टेशन फुल टाइम का होता है, मतलब 40 वीक्स की टोटल प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है। और 38 वीक्स पे इन जनरल जो प्राइमरी पेशेंट है फर्स्ट प्रेगनेंसी वाले, उनका हेड इंगेज हो जाता है। इंगेज हो जाना मतलब जो पेल्विक कैविटी है हमारा, ये वाला पेल्विक गर्डल, इसके अंदर घुस जाता है। और जब हमारा हेड जो होता है वो, अगर हेड को 5 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो जब हमारा थर्ड पार्ट मतलब 5 में से थर्ड पार्ट अपना पेल्विक कैविटी यानी गर्डल में चला गया, तो उसको हेड इंगेज बोलते हैं। 2 पार्ट अबाव रहता है तो उसको हेड इंगेज बोलते हैं, यानी कि बच्चेदानी के अंदर हेड अच्छे से इंगेज हो गया। उसके बाद यूजुअली ये कहा जाता है कि 15 डेज बाद पेशेंट्स को पेन आते हैं, पर ये कभी कभी वेरी भी करता है। किसी को 10 डेज में भी पेन आ जाती है, किसी को थोड़ा ड्यूरेशन लॉन्ग भी हो सकता है ऐसा। तो फिर पेन, अगर अनिता का केस है कि अगर इसी केस में जैसे उसे पेन नहीं आए, अगर इस केस में पेन आ जाते तो क्या नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हो सकते हैं? हाँ, पानी की थैली फूटने के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी होती है। ज़्यादातर लोगों को ये डर रहता है कि कुछ रिस्क तो नहीं हो जाएगा। ज़्यादातर पेशेंट बोलते हैं कि अरे पानी पूरा ही निकल जाएगा तो फिर नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी, या बच्चा अंदर चिपक जाएगा, या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इन्फेक्शन तो नहीं होगा। डेफिनेटली ये बात सही है कि जब लीकिंग होती है तो उसमें क्या होता है, जो वेजाइनल इन्फेक्शन और आउटसाइड का इन्फेक्शन की एंट्री सीधे बच्चे में हो जाती है। अदरवाइज तो जो एमनियोटिक फ्लूइड की थैली होती है वो प्रोटेक्शन का काम करती है, तो इन्फेक्शन नीचे से ऊपर नहीं जाता। लेकिन थैली फूटने के बाद बच्चे को इन्फेक्शन और यूट्रस में इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं, लेकिन वो एकदम नहीं होता। जैसे थैली फूटी और इन्फेक्शन हो जाएगा ऐसा नहीं। हम लोग हाई अच्छा कवरेज वाला एंटीबायोटिक देते हैं पेशेंट को, हाई एंटीबायोटिक देते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। तो उस इन्फेक्शन को तो हम प्रिवेंट कर लेते हैं, लेकिन हम इसको प्रिवेंट करते हुए एंटीबायोटिक के साथ साथ मेडिसिन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं जिससे कि पेन्स आ जाए, इफेसमेंट हो जाए और पेन्स आ जाए और मुंह खुल जाए। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें पानी की थैली फूट गई थी और मैंने 24 आवर्स तक का वेट करके पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी करवाई है। जो मेरे पास 1 फिंगर में भी आए थे उनमें भी मैंने पेन्स की दवाई डाल के डिलीवरी करवाई है। हालांकि वो केस थोड़े रिस्की होते हैं, तो मैं एक्सप्लेन करके रखती हूँ पेशेंट्स को कि ये थोड़ा रिस्की इसलिए है कि पानी अगर पूरा ड्रेन हो जाएगा तो हो सकता है कि हेड को डिसेंड होने में टाइम लगे या डिलीवरी के टाइम प्रॉब्लम लगे। तो इन सिचुएशन में मैं ये देखती हूँ पहले कि अगर थैली फूट गई है तब सोनोग्राफी में एक बार हम करके देख लेते हैं कि पानी कितना बचा। अगर थोड़ा भी पानी बचा है तो हम पेन्स की दवाई दे के मुँह खोलने की कोशिश करके जब मुँह खुल जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। आपके केस में ये हुआ था कि पानी का लीकेज हो गया था, 1 फिंगर था लेकिन मिकोनियम था। अगर इन दैट सिचुएशन आपका मिकोनियम नहीं होता तो डेफिनेटली हम कितने भी टाइम के लिए कोशिश कर सकते थे नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और कोई क्वेश्चन है आपका? बस एक लास्ट क्वेश्चन था कि 9
मंथ तक 39 वीक तक सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद भी मतलब सीजरियन करना पड़ा। तो हाँ। क्या हम इतने 39 वीक्स तक भी नहीं बोल सकते कि नॉर्मल हो सकता हाँ है? जी, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि कई बार हम पूरे 9 मंथ में बहुत ज़्यादा मन से आश्वासित और एकदम डिटरमिन्ड रहते हैं कि हम तो कुछ भी हो जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी की पूरी कोशिश करेंगे। और डॉक्टर भी इनफैक्ट यही करता है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में हर पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत 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 कोशिश करना चाहिए और डॉक्टर को भी करना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी हमेशा नॉर्मल हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं। और नॉर्मल डिलीवरी रिस्की भी ज़्यादा होती है। क्यों रिस्की होती है? क्योंकि एक सेकंड, नॉर्मल डिलीवरी हमेशा रिस्की, मतलब थोड़ी रिस्की भी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम यही चाहते हैं कि हर पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी हो। 39 वीक्स तक क्या 40 वीक्स तक भी बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रयास करते हैं। कई बार पेशेंट ओबीडियंट होते हैं, मतलब बहुत ओबीडियंट, जैसे आपकी वाइफ बहुत ओबीडियंट थी, आप बहुत सिंसियर थे अबाउट चेकअप कि मुझसे प्रॉपरली चेकअप करवाएं, जैसा मैंने कहा वैसा किया, मैंने एक्सरसाइज बोली आपने एक्सरसाइज करी, मैंने जैसी डाइट बताई वैसे आपने करी। इतना सब करने के बाद डेफिनेटली मन बहुत ख़राब हो जाता है, थोड़ा डिप्रेशन भी आ जाता है कि अरे यार सिजेरियन हो गया, जबकि हम तो कितनी इच्छा रखते थे, दुबला पतला शरीर भी था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन ये सारी सिचुएशन कब चेंज हो जाती है? एंड मोमेंट पे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो यही रहता है कि बच्चादानी का मुंह खुलना चाहिए, बच्चा लेटरिन नहीं करना चाहिए, मदर का कोऑपरेटिव होना ज़रूरी है, मदर कोऑपरेट कर ले, और एंड मोमेंट और नीचे की जगह अच्छी रहे, पेल्विक कैविटी अच्छी रहे, हेड प्रॉपरली इंगेज हो जाए, नीचे आ जाए, पेन आ जाए, पेन के साथ बच्चा लेटरिन ना करे, मदर पेन बियर कर ले और मदर एंड मोमेंट पे पुश कर दे, और होते से ही बच्चा क्राई कर दे और उसका सेचुरेशन फिर फॉल नहीं हो और बच्चे को एनआईसी में ना रखना पड़े। इसको कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी। या नॉर्मल डिलीवरी के होने के चांस होना और फिर नॉर्मल होना और सब अच्छा होना। लेकिन अगर इनमें से कोई भी ऐसा फैक्टर, सपोज मदर ने साथ नहीं दिया, कई पेशेंट की सिजेरियन इसलिए हो जाती है क्योंकि मदर कोऑपरेटिव नहीं होती, मदर बिल्कुल मना कर देती है कि मेरे को पेन बियर नहीं करना, मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा, या फिर जैसे जैसे हम 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे उसको प्रमोट करके बेटा पेन बियर कर ले, और एंड मोमेंट पे क्या होता है? पुश नहीं करती है। अब पुश नहीं कर रही है, बेबी का हेड इतना ऊपर है, पेशेंट ने मना कर दिया कि मैं पूरी हार चुकी हूँ, और फीटल डिस्ट्रेस होने लग गया, बच्चे की धड़कन कम होने लगी। तो इन दैट सिचुएशन पेन भी बियर हो गया जैसे तैसे, मुंह भी पूरा खुल गया, लेकिन धड़कन गड़बड़ हो गई। अब अगर इन दैट सिचुएशन धड़कन गड़बड़ हो रही है और पेशेंट पेन नहीं पुश नहीं कर पा रही, और जैसे जैसे मैं वैक्यूम से खींचती हूँ या फिर फंडल प्रेशर देकर डिलीवरी करवाती हूँ, तो बच्चे को उसी टाइम एस्फिक्सिया हो जाता है, बच्चा उसी टाइम सांस चिपका लेता। 1-2 मिनट तक अगर नहीं रोया, 1 मिनट भी अगर बच्चा नहीं रोया तो ब्रेन डैमेज हो जाता है। तो पूरा जितनी मेहनत थी पूरी ख़राब हो गई, सिर्फ इसलिए कि हमें नॉर्मल डिलीवरी करवानी थी। पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं थी, धक्के से डिलीवरी करवाई, बच्चा नहीं रोया, एस्फिक्सिया हो गया, और बच्चा अपने हाथ से नॉर्मल डिलीवरी होते हुए भी नॉर्मल बच्चा नहीं हुआ। तो एक ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरा, बच्चे ने पॉटी कर ली, जिस तरह से आपके एक फिंगर में 1 फिंगर में पॉटी कर ली, उसको मैंने मेकोनियम में ही रखा। आपने कह दिया कि नहीं मैडम आप तो नॉर्मल ही करवा, और मैंने भी कहा चलो ये कह रहे तो करवा देते। 12 घंटे तक मेकोनियम में ही रखा मैंने, जिस तरह से नॉर्मल तो करवा दी, लेकिन फेफड़ों में इतना पानी जा चुका था कि बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाया। ऐसा भी हो चुका, हमारे साथ केसेस हो चुके जिन्होंने मेकोनियम में लंबे समय थे, वेंटिलेटर पे रखा, बच्चे नहीं बचे। ये दूसरी सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन है कि आपके दिन ऊपर हो गए हैं, बच्चेदानी का मुंह हमने दवाई दे दी, उसके बाद भी नहीं ही खुल रहा है, और पेशेंट की दूसरी कंडीशंस ऐसी हैं कि 7-8 साल में बच्चा हो रहा है, पेशेंट की ओबेसिटी ज़्यादा है, बीपी बढ़ा हुआ है, पानी कम है, बच्चा कमज़ोर है, और हम चाहते हैं कि नॉर्मल हो जाए। आपकी भी भले ही बहुत इच्छा हो, मेरी भी भले ही बहुत इच्छा है, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी नहीं है, तो फिर आपको इन दैट सिचुएशन डिसीजन लेना पड़ता है। एंड मोमेंट पे सपोज सभी कुछ अच्छा है, बच्चे ने पॉटी नहीं करी, मदर ने पेन बियर कर लिए, एंड टाइम पे पुश भी कर लिया, लेकिन पुश करने के बाद भी सपोज सामने हेडेक और फिटल हार्ट एकदम 70 हो गया, 70। अब चल ही रहा, आपने ऑक्सीजन भी दे दिया, करवट भी बदल दी, फ्लूइड भी दे दिया, और 70 फिटल हार्ट चल रहा। अब अपन क्या करेंगे? अब अगर वो नॉर्मल डिलीवरी होगी भी अगर, तो पुश करने की जो प्रोसेस होती है उसमें टाइम लगता है। जब वो पुश करती है, फिटल हार्ट ऑलरेडी कम चल रहा है, तो मान के चलिए कि पुश तो हो जाएगा, जिससे से नॉर्मल तो निकल जाएगा, लेकिन वो इतना घबराया हुआ निकलेगा कि वो रोएगा ही नहीं, और अगर नहीं रोया तो ब्रेन डैमेज। और ब्रेन डैमेज वाला बच्चा हमेशा के लिए पैरालाइज बच्चा, या मल्टीपल चीज़ें होती है उसमें ब्रेन डैमेज होने की वजह से,
उसको पैरालाइज भी हो सकता है, मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है, सेरिब्रल पाल्सी का बच्चा हो सकता है, जो कि समाज के लिए और पेरेंट्स के लिए बहुत ही दुखदायक है। तो इसलिए कभी कभी सारी चीज़ें सिचुएशन, जैसे मेरा सिजेरियन हुआ तो यही था कि मुझे पेन्स नहीं आए थे, 2 दिन पोस्ट डेट हुई, फिर मैंने दवाई डलवाई, 2 दिन तक दवाई डलवाई, बहुत काम किया, बहुत एक्सरसाइज किया, हेड भी नीचे था, बेबी वेट भी ज़्यादा नहीं था, पानी भी अच्छा था, कोई हाई रिस्क फैक्टर भी नहीं था, मैं मोटी भी नहीं थी, बीपी भी नहीं था, एवरीथिंग वॉज गुड। 2 दिन पेन्स का के लिए सब दवाइयाँ भी डलवा ली, फुल डायलिटेशन हो गया, 9 सेंटीमीटर डायलेट 10 रहना चाहिए, 9 सेंटीमीटर डायलिटेशन हो गया, लेकिन हेड नीचे नहीं आया। तो मेरी गायनेक ने कहा कि आपका हेड नीचे नहीं आ रहा है, तो ठीक है, फिर सिजेरियन हो गया। लेकिन ट्रायल करने के बाद फिर नेक्स्ट मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, उसमें डायलिटेशन हो गया, लेकिन उसमें भी मेकोनियम किया था। लेकिन मेकोनियम कब किया था? फुल डायलिटेशन हो गया, जब फुल डायलिटेशन के बाद थैली फोड़ी तब पता चला कि मेकोनियम है। तो फुल में आने के बाद तो पता है कि डिलीवरी जल्दी हो जाएगी, अगले 5 मिनट में मेरी डिलीवरी होगी नॉर्मल। तो इन दैट सिचुएशन हमने रिस्क ले ली, चलो मेकोनियम है, फुल में है तो हो ही जाएगी नॉर्मल, और देखेंगे जो होगा, आईसीयू में रखना पड़ेगा बच्चा। तो ये सारी सिचुएशंस होती हैं। सारे फैक्टर अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल डिलीवरी हो हाँ। पाएगी, बट अगर कोई भी फैक्टर ऐसा है जो हाँ। नॉर्मल है तो सिजेरियन बेटर सिचुएशन में हाँ। नॉर्मल से। और ये अंत में, मतलब आप कभी भी 38 वीक्स पे किसी पेशेंट को ये नहीं कह सकते कि आपके 100% नॉर्मल हो ही जाएगी, क्योंकि अभी सोचो सब कुछ अच्छा है, लेकिन हो सकता है एंड मोमेंट पे कुछ भी बदल सकता है। तो अगर सिचुएशन बदल गई तो फिर सिजेरियन भी करना पड़ेगा, बेबी की सेफ्टी करनी है। बेबी की सेफ्टी के लिए और मदर की सेफ्टी के लिए दोनों के लिए जरूरी है। हाँ 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 ऑब्वियसली। ठीक है, तो आपके तो स्टिच बहुत अच्छे निकले, आज डेट है आपका, कोई परेशानी हुई? कोई परेशानी तो नहीं ना? नहीं। ऑपरेशन में ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि नहीं एकदम ही ऐसा होगा कि इतना पेन कि बहुत ही ज़्यादा आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, चल फिर नहीं पा रहे, या बच्चे को नहीं उठा पा रहे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ पता नहीं पड़ा ना? चलो ठीक है, अच्छा, थैंक Thank यू। you. आपके अच्छे क्वेश्चन थे और मुझे आंसर करने में अच्छा लगा, और मेरे दूसरे पेशेंट्स के लिए प्रेरणादायक और ज्ञान वर्धक रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।